दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझती हो, लेकिन वही खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकले, तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो आपको एक के बाद एक ट्विस्ट देगी और जिन्हें आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हर 10 मिनट के अंदर कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से होती है। वहां श्रवण नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा होटल चलाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी जैक की मां जानकी और उनका करीब 5 साल का एक बेटा भी शामिल है। ऊपर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इनके बीच एक अजीब तरह की खामोशी रहती है, खासकर श्रवण और उसकी पत्नी के बीच। उनके बीच बातचीत लगभग ना के बराबर होती है, जिससे साफ महसूस होता है कि उनके अतीत में कोई ऐसा राज छुपा है जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली हैं। फिर भी ये सब मिलकर अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हर रोज श्रवण खुद अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और वापस लेने जाता है, लेकिन एक दिन जब वो अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टीचर बताती है कि कुछ देर पहले ही बच्चे के बड़े पापा बनकर कोई व्यक्ति आया था और उसके बेटे को अपने साथ ले गया। ये सुनते ही श्रवण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस शहर में उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, यानी किसी ने झूठ बोलकर उसके बेटे को अगवा कर लिया। देखते ही देखते पूरा परिवार स्कूल पहुंच जाता है। सभी लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, किडनैप करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन सभी के चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि वे उसे बरसों से जानते हैं और अच्छी तरह पहचानते भी हैं, लेकिन उसकी फुटेज हमें नहीं दिखाई जाती। और यहीं से कहानी 7 साल पीछे चली जाती है, यानी साल 2010 के फ्लैशबैक में चेन्नई के मंगलपुरम इलाके में रहने वाले श्रवण की जिंदगी दिखाई जाती है। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेला रहता था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज देने वाले लोग उसे लगातार फोन करके परेशान करते थे। उनसे बचने के लिए वो घर का मुख्य दरवाजा बंद रखता था और पीछे के रास्ते से निकल जाता था। दूसरी तरफ उधार देने वाला आदमी गुस्से में कहता था, तू चाहे जहां छिप जाए, एक दिन तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। श्रवण सरकारी बिजली विभाग के दफ्तर में काम करता था। उसी ऑफिस में उसका एक साथी कर्मचारी भी था, जो अपना काम करने से ज्यादा काम श्रवण के सिर पर डाल देता था। ऑफिस में रोज बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन उसका साथी आराम से अपनी सीट छोड़कर बहाने बनाकर बाहर निकल जाता था। पूरा काम श्रवण को अकेले करना पड़ता था। भीड़ संभालना, लोगों से पैसे लेना, बिल जमा करना, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रवण को यह सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में वो किसी तरह अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा था। दरअसल ये नौकरी उसने अपनी मर्जी से नहीं चुनी थी। ये नौकरी पहले उसकी मां को मिली थी। हर महीने घर की ईएमआई भरने की मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ा। नौकरी खत्म होने के बाद उसकी एक आदत थी, वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर जरूर जाता था। उस दुकान का मालिक ईमान अन्नाची था, जो श्रवण को कई सालों से जानता था। वहीं उसकी मुलाकात अक्सर अपने दोस्त क्विक मडी से होती थी। मडी एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और हमेशा श्रवण को इन्वेस्ट करने की सलाह देता था, लेकिन श्रवण हर बार हंसकर बात टाल देता था। वो कहता, मेरे पास तो कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इन्वेस्ट कहां से करूंगा। दरअसल उसकी इस बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी उसकी मां के एक छोटे से सपने से, अपना एक घर होने का सपना। इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भारी ब्याज पर लोन ले लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर का सुख देखने से पहले ही मां गुजर गईं और कर्ज का ये पहाड़ सीधे श्रवण के कंधों पर आ गिरा। सालों से वो पाई जोड़कर ईएमआई भर रहा था, लेकिन ऊंचे ब्याज का चक्रव्यूह ऐसा था कि मूल रकम टस से मस नहीं हुई। वो बस एक जिंदा लाश की तरह कर्ज का बोझ ढो रहा था। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला मोड़ लेती है। एंट्री होती है एक प्रेग्नेंट महिला एना की। एना की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जिस इंसान से उसने प्यार किया, वो उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया। इस अजनबी शहर में सिर छुपाने के लिए एना ने एक बिचौलिए को 3 लाख रुपए देकर एक मकान लीज पर लिया, लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसका सारा सामान सड़क पर फेंका हुआ था। उसे एक ऐसा धोखा मिला था जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। बिचौलिया वो 3 लाख लेकर फरार हो चुका था और मकान मालिक के हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी।
बिना छत, बिना पैसे और पेट में पल रहे एक बच्चे के साथ ऐना सड़क पर थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। ऐना ने शराफत का चोला उतारा और एक खतरनाक खेल शुरू किया। उसने खुद को एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मैनेजर बना लिया। वो शहर के अमीर मकान मालिकों को अपनी मीठी बातों में फंसाती और कहती, आपकी प्रॉपर्टी की देखरेख और किराएदार ढूंढने का सारा सिरदर्द मेरा, बदले में सिर्फ 10% कमीशन। मकान मालिक अंधे भरोसे में आकर अपनी करोड़ों की संपत्ति उसे सौंप देते। वो किराएदारों से एडवांस और सिक्योरिटी के नाम पर मोटी रकम ऐंठने लगी। उसका मास्टर प्लान था इन पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करके भारी मुनाफा कमाना, फिर मकान मालिकों को उनका हिस्सा देकर खुद रातों रात अमीर बन जाना। अब कहानी में एंट्री होती है योगी बाबू की, एक ऐसे किरदार की जिसका सपना तो फिल्मों का सुपरस्टार बनना था, लेकिन किस्मत उसे एक अलग ही स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाने वाली थी। उसके पिता कभी एक नामी ट्रस्ट चलाते थे जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसकी मां जानकी हर कदम पर अपने बेटे का हौसला बढ़ाती थी, लेकिन तभी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जानकी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर जो कहता है वो सुनकर योगी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्च पूरे 5 लाख रुपए। योगी हर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मदद को कोई हाथ आगे नहीं आता। वो रात भर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोता है। उसे लगने लगा था कि वो अपनी माँ को खो देगा, लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार होता है। उसके फोन पर अचानक पैसों की बारिश होने लगती है। कोई 5,000 भेज रहा था तो कोई 10,000। दरअसल रात में उसने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाली थी जिसमें अपनी माँ की हालत और पिता के ट्रस्ट का जिक्र किया था। जिन लोगों की मदद कभी उसके पिता के ट्रस्ट ने की थी, आज वो सब योगी के लिए फरिश्ते बन गए। देखते ही देखते ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए जमा हो गए। पैसे लेकर योगी खुशी खुशी डॉक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन अब जो खुलासा होने वाला था वो आपके होश उड़ा देगा। अंदर के कैबिन में सीनियर डॉक्टर उस जूनियर डॉक्टर पर बुरी तरह भड़क रहा था। क्यों? क्योंकि जानकी को फेफड़ों की कोई बीमारी थी ही नहीं। उसे सिर्फ गैस की मामूली शिकायत थी जो 100 रुपए की दवा से ठीक हो सकती थी। जूनियर डॉक्टर ने सिर्फ 5 लाख ऐंठने के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा रचा था। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से जूनियर डॉक्टर बाहर आता है और योगी से सफेद झूठ बोलता है। चमत्कार हो गया। नई रिपोर्ट के हिसाब से अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दवाइयों से काम चल जाएगा। योगी खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को घर ले आता है। एक सच्चा इंसान होने के नाते वो तय करता है कि जिन भी लोगों ने हमदर्दी में पैसे भेजे हैं वो उनका एक एक पैसा वापस लौटा देगा। लेकिन जिस माँ को हम अब तक एक बेचारी औरत समझ रहे थे, उसका असली रंग अब सामने आता है। जब योगी पैसे लौटाने की बात करता है तो जानकी साफ इनकार कर देती है। वो लालच से भरी आंखों से कहती है, ये पैसे लोगों ने मुझ पर नहीं, तेरे पिता के ट्रस्ट पर भरोसा करके भेजे हैं। अगर तूने ये लौटा दिए तो मुफ्त में इतना पैसा कमाने का ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जानकी ने जब अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेके तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उन्हें कितनी खौफनाक राह पर ले जाएगा। बेटे का सपना था फिल्मों का सुपरस्टार बनना और इसके लिए चाहिए था ढेर सारा पैसा। यहीं से जन्म होता है एक मास्टर प्लान का। दोनों माँ बेटे ने तय किया कि वो अपने दिवंगत पिता के ट्रस्ट के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलेंगे। झूठी और दर्द भरी कहानियां सुनाकर चंदा इकट्ठा करना अब उनका नया धंधा बन चुका था। दूसरी तरफ था श्रवण कुमार, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी चारों तरफ से मुसीबतों के दलदल में फंसी थी। सिर पर करोड़ों का कर्ज था, लेकिन दिल आ चुका था एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी पर। कहानी में पहला बड़ा झटका तब लगता है जब लड़की के माता पिता श्रवण का घर देखने आते हैं, लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, ठीक उसी वक्त कर्ज वसूलने वाला एजेंट दरवाजे पर आ धमकता है। होने वाले सास ससुर के सामने सरेआम बेइज्जती। बौखलाहट में श्रवण एजेंट को भगा देता है और पुलिस की धमकी दे डालता है। अगले ही दिन श्रवण और उसके दोस्त को थाने में तलब कर लिया जाता है। सामने खड़ा था इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम, एक ऐसा खौफनाक पुलिस वाला जिसके सख्त रवैये के कारण इलाके से अपराध लगभग खत्म हो चुका था और पूरा शहर उसके नाम से कांपता था। कल्याण ने साफ चेतावनी दी, कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। थाने से जलील होकर लौटने के बाद श्रवण अन्नाची की चाय की दुकान पर पहुंचता है। पुराने भरोसे के कारण अन्नाची उसे अपनी 10 दुकानों का बिजली बिल भरने के लिए एडवांस पैसे थमा देता है, जबकि आखिरी तारीख में अभी 20 दिन बाकी थे।
श्रवण पैसे लेकर बिजली विभाग पहुंचता है, लेकिन वहां फिर से वही एजेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपनी जान छुड़ाने के लिए श्रवण बिल के वो सारे पैसे एजेंट को 1 महीने की किश्त के तौर पर दे देता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ती है जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उसने गौर किया कि कई लोग ड्यू डेट से बहुत पहले ही बिल के पैसे दे जाते हैं। उसके मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। उसने सोचा, क्या हो अगर इन पैसों को कुछ दिन बिजनेस में लगाकर मुनाफा कमाया जाए और फिर बाद में बिल भर दिया जाए। इस खतरनाक खेल को शुरू करने के लिए उसने सबसे पहले ऑफिस का प्रिंटर ही खराब कर दिया। अब वो ग्राहकों को हाथ से लिखी रसीदें थमाता और सरकारी खजाने में जाने वाले पैसे को अपने दोस्त मणि के जरिए ट्रेडिंग में लगा देता। पहली ही बार में 60% का बम्पर मुनाफा। इस जीत ने श्रवण के लागच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जल्द ही उसने खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली, जहां वो लोगों को 20% रिटर्न का झांसा देता था। गणित बिल्कुल साफ था, जनता के पैसों पर 60% की कमाई, 20% जनता को वापस और 40% सीधा श्रवण की जेब में। देखते ही देखते शहर भर का पैसा उसके पास आने लगा और उसका कारोबार तेजी से फैल गया। उधर जानकी और उसके बेटे ने फर्जी ट्रस्ट के नाम पर लोगों से जो 42 लाख रुपए ठगे थे, लालच में आकर उन्होंने भी अपनी वो पूरी रकम श्रवण की कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। यानी एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज का शिकार बन रहा था। श्रवण ने उन्हें भी तय समय पर मोटा मुनाफा देने का भरोसा दिया। श्रवण की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो रातों रात रईस बन गया था। लेकिन तभी श्रवण का एक पुराना दोस्त उसके पास एक ऐसा ऑफर लेकर आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। बंदरगाह के एक बड़े सौदे में अगर 10 करोड़ रुपए लगाए जाएं, तो कुछ ही समय में वो सीधे 20 करोड़ बन जाएंगे। एक झटके में रकम दोगुनी। ये सुनते ही श्रवण की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है। ट्रेडिंग के धीमे मुनाफे की जगह अब उसे एक ही बार में करोड़ों का दांव खेलना था। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन असल में वो एक ऐसे चक्रव्यूह में कदम रख चुका था जहां से उसकी तबाही निश्चित थी। 10 करोड़ के बदले सीधा आधा मुनाफा। इस भारी लालच ने श्रवण की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना कमीशन, लोगों से ठगे गए पैसे, सरकारी खजाने की रकम और अपनी पाई पाई मिलाकर उसने पूरे 10 करोड़ रुपए अपने दोस्त के हाथ में सौंप दिए। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन अगली ही सुबह जो खबर आई, उसने श्रवण के पैरों तले जमीन खिसका दी। पता चला कि जिस दोस्त को उसने 10 करोड़ दिए थे, रात में किसी ने उसे गोली मार दी है। मर्डर किसने किया, क्यों किया और सबसे बड़ा सवाल, वो 10 करोड़ रुपए कहां गए? किसी को भनक तक नहीं लगी। एक ही झटके में श्रवण की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस तबाही का असर सिर्फ श्रवण पर नहीं बल्कि पूरे मंगलपुर शहर पर पड़ा। बिजली विभाग में पैसा न पहुंचने की वजह से पूरे शहर की बत्ती काट दी गई। उधर ऐना का रियल एस्टेट घोटाला भी पकड़ा गया और लोगों को ठगने वाले योगी बाबू और जानकी का फर्जी ट्रस्ट भी बेनकाब हो गया। किस्मत का ऐसा भयानक खेल देखिए कि एक ही रात में ये चारों धोखेबाज गिरफ्तार होकर उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। पूछताछ में जानकी और ऐना ने पुलिस को बता दिया कि उनका सारा पैसा श्रवण के पास है। श्रवण ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने सारे पैसे अपने उस दोस्त को दे दिए थे जिसका मर्डर हो गया और अब रकम गायब है। लेकिन इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम को इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा और बेरहमी से कहा, ये लोग कभी सच नहीं बोलेंगे, इनका तो सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। एनकाउंटर शब्द सुनते ही चारों की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ रुके तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मौत को सामने देख रात के अंधेरे में वे किसी तरह कुछ पुलिस वालों को बेहोश करने में कामयाब रहे और लॉकअप से फरार हो गए। भागते वक्त श्रवण ने सबसे वादा किया कि हालात सुधरते ही वो एक एक पैसा लौटा देगा। लेकिन जिसने एक बार धोखा दिया हो उस पर ऐना और योगी क्या खाकर भरोसा करते। उन्होंने तय किया कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं मिलता वे साए की तरह श्रवण से चिपके रहेंगे। अपनी पहचान मिटाकर ये चारों किसी तरह बैंगलोर पहुंचे और वहीं छिपकर एक नई जिंदगी जीने लगे। लेकिन कहानी अब एक ऐसा खुलासा करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस 5 साल के बच्चे जीवा को किडनैप किया गया था वो असल में श्रवण का अपना खून था ही नहीं।
श्रवण ने बस उसे एक अनाथ की तरह गोद लेकर अपने सगे बेटे से भी बढ़कर पाला था। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में जो किडनैपर दिखा था वो कोई और नहीं बल्कि वही खौफनाक इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम था, जिससे बचकर ये चारों 7 साल पहले भागे थे। अब सामने मौत से भी बड़ी चुनौती थी। बच्चे को बचाने के लिए उन्हें वापस उसी मंगलपुर शहर जाना होगा जहां उन्होंने हजारों लोगों को लूटा था। वहां कदम रखने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। लेकिन एक पिता का दिल हार कैसे मान सकता था। श्रवण ने साफ कह दिया कि जीवा के लिए वो अकेले ही मंगलपुर जाएगा, चाहे कोई उसका साथ दे या न दे। उसकी ये हिम्मत देखकर योगी बाबू, जानकी और ऐना भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। चारों उसी खौफनाक शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में श्रवण की नजर एक बंद पड़े टोल प्लाजा पर पड़ती है। वो उसे बहुत ध्यान से देखता है, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, लेकिन वो चुप रहता है। रात के सन्नाटे में वे सभी सीधे श्रवण के पुराने घर पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर अपने मासूम बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता है। लेकिन इंस्पेक्टर हंसते हुए एक ऐसा सच बोलता है जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस स्टेशन से भाग निकले थे? देखो, एक बच्चे के लिए तुम सब दौड़ते हुए वापस मेरे पास आ ही गए ना। यानी 7 साल पहले रात के अंधेरे में उनका पुलिस स्टेशन से भागना कोई हादसा या उनकी बहादुरी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने खुद जानबूझकर उन्हें भागने का रास्ता दिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सालों पहले रची गई एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश थी, जिसका शिकार वे अब जाकर हुए थे। जो इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम दिन के उजाले में कानून का सख्त मसीहा बनता था, असल में रात के अंधेरे में वो ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर था। खाकी वर्दी के पीछे एक खूंखार मुजरिम का चेहरा छिपा था। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि रिटायरमेंट के बाद सट्टेबाजी की बुरी लत ने उसकी सारी काली कमाई पल भर में राख कर दी। वो पूरी तरह बर्बाद होकर सड़क पर आ गया। अब जाकर ये राज खुलता है कि 7 साल पहले उसने श्रवण और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन से भागने का रास्ता क्यों दिया था। क्योंकि वो एक शातिर शिकारी था। वो जानता था कि ये चारों पेशेवर ठग हैं और भविष्य में कभी न कभी उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जरूर साबित होंगे। और आज वो दिन आ गया था। इंस्पेक्टर की मांग बिल्कुल साफ थी, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। चाहे कोई बैंक लूटो, चोरी करो या कोई नया फ्रॉड करो। अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो पैसों का ढेर लगा दो। बेटे की जान बचाने के लिए श्रवण के पास इस शैतानी शर्त को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात भर चारों बैठकर दिमाग दौड़ाते हैं कि आखिर इतने पैसे रातों रात कहां से आएंगे। तभी श्रवण के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे शहर के बाहर मौजूद वो बंद पड़ा टोल प्लाजा याद आता है। श्रवण एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक नकली टोल प्लाजा चलाने का प्लान। ये सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें लालच से चमक उठती हैं। लेकिन खेल शुरू करने से पहले श्रवण शर्त रखता है कि उसे एक बार जीवा से बात करनी है ताकि तसल्ली हो सके कि वो जिंदा है। फोन पर जीवा डरी हुई आवाज में बताता है कि उसे एक पुरानी फैक्ट्री में जंजीरों से बांधकर व्हीलचेयर पर रखा गया है और 2 गुंडे उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। श्रवण उसे हौसला देता है कि वो जल्द ही उसे आजाद करा लेगा। इसके बाद शुरू होती है सदी की सबसे बड़ी और रिस्की ठगी। श्रवण और उसके साथी सरकारी अधिकारियों का भेष धरते हैं। रातों रात उस खंडहर टोल प्लाजा को चकाचक कर दिया जाता है। मीडिया में फर्जी खबरें प्लांट की जाती हैं कि सरकार ने टोल दोबारा शुरू कर दिया है। हद तो तब हो जाती है जब वो धोखे से एक मंत्री को बुलाकर उस नकली टोल प्लाजा का उद्घाटन भी करवा देते हैं। देखते ही देखते उस फर्जी टोल से करोड़ों की बारिश होने लगती है। लेकिन श्रवण सिर्फ पैसे नहीं छाप रहा था, वो खामोशी से इंस्पेक्टर के लिए एक खौफनाक जाल भी बुन रहा था। श्रवण कल्याण सुंदरम को एक नकली साइंटिस्ट से मिलवाता है जो पानी से चलने वाले हाइड्रो जनरेटर का दावा करता है। लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका कल्याण टोल से कमाया सारा पैसा उस फर्जी प्रोजेक्ट में झोंक देता है। इतना ही नहीं, वो शहर के रईसों को भी झांसे में लेकर 50 करोड़ की भारी भरकम फंडिंग पक्की कर लेता है। जब 50 करोड़ का जुगाड़ हो जाता है तो खुश होकर कल्याण श्रवण को बताता है। मौके का फायदा उठाकर श्रवण अपने बेटे की रिहाई मांगता है, लेकिन कल्याण अपनी असली औकात पर आ जाता है। वो बेरहमी से कहता है, मैंने सिर्फ बच्चे को छोड़ने का वादा किया था, तुम चारों तो मेरे राज दफन करने के लिए यहीं मरोगे। कल्याण उनके खात्मे की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है।
मरने से पहले श्रवण जीवा से बात करने की आखिरी इजाजत मांगता है। फोन पर वो जीवा को एक सीक्रेट कोड देता है और यहीं पर फिल्म दर्शकों के मुंह पर सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट मारती है। जीवा असल में कभी अपाहिज था ही नहीं। उसने अच्छे स्कूल में हैंडीकैप कोटे से एडमिशन लेने के लिए सालों तक व्हीलचेयर का नाटक किया था। इसीलिए जैसे ही उसे श्रवण का इशारा मिलता है, जीवा बिजली की फुर्ती से अपनी जंजीरें खोलता है, गुंडों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और अपनी लोकेशन श्रवण को भेज देता है। जीवा के आजाद होते ही श्रवण शेर की तरह इंस्पेक्टर पर टूट पड़ता है। वो और उसके साथी कल्याण को धूल चटाकर वहां से फरार हो जाते हैं और लोकेशन पर पहुंचकर अपने बेटे को सुरक्षित बचा लेते हैं। बौखलाया हुआ कल्याण सुंदरम उन्हें फोन पर धमकी देता है कि नकली टोल प्लाजा स्कैम में अब सेंट्रल एजेंसियां उन्हें पाताल से भी ढूंढकर मार गिराएंगी। तभी श्रवण अपना आखिरी और सबसे घातक दांव चलता है। कौन सा टोल स्कैम? वो हाइड्रो जनरेटर तो सिर्फ तुम्हें फंसाने का एक चारा था इंस्पेक्टर। श्रवण खुलासा करता है कि उस नकली प्रोजेक्ट के दौरान उसने छिपे हुए कैमरों से कल्याण के सारे जुर्म, उसकी धमकियां और ब्लैकमेलिंग रिकॉर्ड कर ली थीं और अब वो सारे सबूत नेशनल मीडिया और पुलिस तक पहुंच चुके हैं। पलक झपकते ही बाजी पलट चुकी थी। खबर फैलते ही पूरी जनता और प्रशासन कल्याण सुंदरम के खून के प्यासे हो जाते हैं। आखिरकार सेंट्रल एजेंसियां उसी खूंखार इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेती हैं। फिल्म के अंत में श्रवण और उसके साथी एक बहुत ही नेक काम करते हैं। टोल प्लाजा से उन्होंने जो भी करोड़ों रुपए कमाए थे, उससे वो उन सभी बेगुनाह लोगों का पैसा गुपचुप तरीके से उनके खातों में लौटा देते हैं, जिन्हें उन्होंने सालों पहले मंगलपुर में ठगा था। और इसी बेहतरीन मोड़ पर ये मास्टरपीस फिल्म खत्म होती है। कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। धोखा देना तो पाप है ही, लेकिन लालच में आकर अपनी आंखें मूंद लेना उससे भी बड़ा पाप है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।